बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के कैलाश मानसरोवर पर बयान देने के बाद से भारत तिब्बत सहयोग मंच में खुशी की लहर दौड़ उठी है। जहां भारत से सड़क के रास्ते होते हुए मानसरोवर दर्शन को लेकर दिए गए बयान का लोग समर्थन कर रहे हैं, तो वहीं इस पर भारत तिब्बत सहयोग मंच के प्रांत अध्यक्ष अमित गोयल से खास बातचीत की हमारे सहयोगी मोहित कुमार ने, और उन्होंने क्या कुछ कहा आइए आपको सुनाते हैं। सड़क के रास्ते कैलाश मानसरोवर की यात्रा को के प्रति दिए गए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के बयान के बाद अब गुरुग्राम में भी जो है खुशी की लहर है। और ऐसे में भारत तिब्बत सहयोग मंच के जो प्रांत अध्यक्ष अमित गोयल हमारे साथ हैं कि आखिर किस तरीके से इस सपने को साकार होते हुए अब जो देखते हैं कितनी खुशी इनको है इस चीज़ को लेकर के, क्योंकि जिस तरीके से देश के जो लोग थे कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए चाइना से होते हुए कैलाश मानसरोवर जाते थे, जिसको लेकर के बहुत सी कंडीशनें थी, बहुत परमिशन लेनी पड़ती थी और काफ़ी खर्च जो है लोगों का आता था। और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जिस तरीके से कहा है कि उत्तराखंड के खटीमा से होते हुए एक सड़क सीधी कैलाश मानसरोवर जाएगी और लोग डायरेक्ट दर्शन कर सकेंगे, तो ऐसे में इस बात को लेकर के हम खास बातचीत करने के लिए भारत तिब्बत सहयोग मंच के प्रांत अध्यक्ष अमित गोयल के साथ हैं। अमित जी, किस तरीके से इस फैसले को देखते हैं, इस घोषणा को देखते हैं? नहीं, बहुत ही खुशी का माहौल हिंदू वर्ग के उन सभी लोगों में, हिंदुस्तान के सभी उन नागरिकों में है। हम प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, परिवहन मंत्री और सड़क मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी का, और गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का, और भारत तिब्बत सहयोग मंच के हमारे आदरणीय राष्ट्रीय संरक्षक आदरणीय पूजनीय इंद्रेश जी का हम उनका धन्यवाद करते हैं। 20-25 साल से जो मुहिम चल रही थी उसका अब धरातल पर उतरने का एक मौका आया है, और वो महादेवों का स्थान, देवों का देव महादेव जो कैलाश मानसरोवर है, उस पर हम बाई रोड जा सकेंगे, उस परिकल्पना को आज साकार होते हुए हम देख रहे हैं। जो कि कल ही आदरणीय गडकरी जी ने घोषणा की है कि अगले 1 साल में हम बाई रोड परिवार के साथ उस कैलाश मानसरोवर की यात्रा कर पाएंगे। बहुत ही एक खुशी का एक आलम और बहुत ही एक खुशी का एक हिंदू जो सम्राट हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने एक कदम उठाया है। क्योंकि कब से आप इस चीज़ से जुड़े हुए थे? कितने समय से ये सपना जो है देखा गया था कि कैलाश मानसरोवर मुक्त हो और भारत के जो लोग हैं बिना किसी परमिशन के, बिना किसी कंडीशन के वहाँ यात्रा कर सके, दर्शन कर सकें? ये 20-25 साल से मुहिम आदरणीय पूजनीय इंद्रेश जी के नेतृत्व में, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री हैं पंकज गोयल जी, प्रमोद जी, उन सभी के नेतृत्व में ये चल रही थी। उसमें गिलहरी के रूप में, एक समुद्र में बूंद के रूप में मुझे भी कार्य करने का मौका मिल रहा है, और ये मुझे सौभाग्य मिला कि मैं भी इस मुहिम से जुड़ सका। उस भगवान शिव के चरणों में मेरी भी हाजिरी लग रही है। तो बहुत बड़ी एक मुहिम जो कि आज 20-25 साल के बाद धरातल पर उतरने जा रही है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, जो एक हिंदू सम्राट और उनके अंदर जो संस्कार है, उसी की वजह से ये धरातल पे उतरने जा रही है। वरना हम उम्मीद नहीं कर सकते थे कि ये चीज़ भी धरातल पे उतरेगी, चाहे वो चारों धाम की सड़कों से मिलाने वाली यात्रा हो, चाहे कैलाश मानसरोवर की यात्रा हो। कोई उम्मीद ऐसी नहीं लगती थी, लेकिन अब उम्मीद लगती है कि अगले 1-1.5 साल के अंदर हमारा कैलाश मानसरोवर पे सभी के साथ जाना होगा और भगवान शिव के दर्शन करने का हमें वो सुंदर अवसर मिलेगा। जी धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ भारत तिब्बत सहयोग मंच के प्रांत अध्यक्ष अमित गोयल, जिन्होंने साफ तौर पर जो है समर्थन किया है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के उस बयान का, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 1 साल के अंदर एक ऐसी सड़क बना देंगे जिस सड़क के रास्ते भारत के जो लोग हैं कैलाश मानसरोवर की यात्रा को कर सकेंगे, दर्शन कर सकेंगे, और किसी प्रकार की कोई रोक टोक उनको नहीं होगी और कोई ज़्यादा खर्च उनका नहीं आएगा। तो अब देखना होगा कि कब वो कार, कब वो परिवार उस कैलाश मानसरोवर के उस द्वार तक पहुंच पाएंगे जिसका सपना काफी लंबे समय से भारत के लोग देख रहे हैं। गुरुग्राम से मोहित कुमार, हर खबर। और हरियाणा सरकार ने कोविड के तेजी से बढ़ते नए मामलों के मद्देनजर 6 और जिलों करनाल, पानीपत, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, रोहतक, झज्जर को रेड जोन में शामिल किया है। इसके साथ ही रेड जोन वाले जिलों की संख्या 11 हो गई है। इन जिलों में शाम 6 बजे तक दुकानें और मॉल खुल सकेंगे, और अभी तक इन्हें खोलने का समय शाम 5 बजे तक था। वहीं बुधवार देर रात राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के चेयरमैन और मुख्य सचिव विजय वर्धन ने नए आदेश जारी किए हैं। ताजा आदेश गुरुवार से 12 जनवरी सुबह 5 बजे तक प्रभावी तौर पर लागू रहेंगे। सरकार ने मॉल और दुकानों को 1 घंटा अधिक खोलने की मोहलत देने का निर्णय व्यापारियों के विरोध के मद्देनजर लिया है। बता दें कि अभी तक गुरुग्राम, फरीदाबाद, अंबाला, पंचकुला और सोनीपत ही रेड जोन में थे। रेड जोन के 11 जिलों में स्कूल, कॉलेज, सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स, एंटरटेनमेंट पार्क
और तमाम रेस्टोरेंट साथ ही साथ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे। खेल परिसरों में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ी अभ्यास कर सकेंगे, लेकिन दर्शक या समर्थक कोई मौजूद नहीं रहेगा। तो रेड जोन में हरियाणा के 11 जिले जो है वह शामिल हो गए हैं, जिनमें 6 और जिलों को रेड जोन में शामिल किया गया है। तो कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए यह प्रशासन द्वारा निर्णय लिया गया है। साथ ही साथ व्यापारियों को यहां पर एक बड़ी राहत दी गई है, जहां पर उनकी अवधि को, बाजार खोलने की अवधि को 1 घंटे और बढ़ाया गया है। यह अवधि तब बढ़ाई गई जब व्यापारियों द्वारा इस बात का विरोध किया गया, क्योंकि जिस समय बंद करने की प्रशासन द्वारा नियम लागू किया गया था उस समय ज्यादा व्यापार जो है वह होता नहीं है, जिसके तहत अब प्रशासन ने दोबारा इस नियम में बदलाव करते हुए 1 घंटे की अनुमति को और बढ़ा दिया है। ग्रुप ए में करनाल, पानीपत, कुरुक्षेत्र शामिल है। साथ ही यमुनानगर, रोहतक और झज्जर भी ग्रुप ए में शामिल है। पहले गुरुग्राम, फरीदाबाद, अंबाला, पंचकुला, सोनीपत थे। सभी 11 जिलों में शाम 6 बजे तक खुलेंगे और स्कूल, कॉलेज, सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स, एंटरटेनमेंट पार्क बंद रहेंगे। इस बीच तो कोरोना के कहर को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। कॉलेज, सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स, एंटरटेनमेंट पार्क, ये सभी चीजें जो है वह बंद रहने वाली है इन 11 जिलों में। और साथ ही साथ आपको बता दें कि प्रदर्शनियां, बार, रेस्टोरेंट और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी बंद रहेंगे। तो जिस तरह से मामलों में वृद्धि देखी जा रही है, उसे देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। 12 जनवरी तक लागू रहेंगे ये नियम। रेड जोन में हरियाणा के 11 जिले और शामिल किए गए हैं। 6 और जिलों को रेड जोन में शामिल किया गया है। तो अब 11 जिलों में लागू होगा कोरोना का ये मिनी कर्फ्यू, और ऐसे में ये तमाम निर्णय लिए गए हैं। ग्रुप ए में करनाल, पानीपत, कुरुक्षेत्र शामिल किए गए हैं। साथ ही यमुनानगर, रोहतक और झज्जर भी ग्रुप ए में ही शामिल किए गए हैं। वहीं दूसरी ओर बात की जाए कि पहले गुरुग्राम, फरीदाबाद, अंबाला, पंचकुला, सोनीपत में लागू थी ये पाबंदियां, लेकिन अब सभी 11 जिलों में शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे दुकानें और मॉल। पहले 5 बजे तक की अनुमति थी, उसके बाद व्यापारियों द्वारा जब विरोध किया गया तो यह अनुमति को 1 घंटे और बढ़ा दिया गया इस अवधि को, और ये जो अवधि है ये 6 बजे तक कर दी गई। स्कूल, कॉलेज, सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स, एंटरटेनमेंट पार्क और ये सभी तमाम चीजें जो है ये बंद रहने वाली है। प्रदर्शनियां, माफ कीजिएगा, बार, रेस्टोरेंट और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी बंद रहेंगे। 12 जनवरी तक अब यह नियम लागू रहने वाले हैं, और ऐसे में अगर कोई भी इन पालनों की अनदेखी करता है या फिर तोड़ता हुआ पाया जाता है तो प्रशासन द्वारा उस पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। तो ऐसे में जिस तरह से ओमिक्रॉन का भी कहर इस बीच मंडरा रहा है, साथ ही साथ कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है, क्योंकि एक बार फिर से कोरोना अपना कहर बरपाता हुआ नजर आ रहा है। उसे देखते हुए सरकार द्वारा यह आदेश जारी किए गए हैं और प्रशासन सुपर एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। हालांकि 1 जनवरी से तमाम नियम लागू भले ही कर दिए थे, उसके बावजूद भी लोगों द्वारा लापरवाही देखी गई, और जिसका नतीजा यह सामने आया कि कोरोना के मामलों में लगातार वृद्धि होती गई। और ऐसे में अब सख्त आदेशों के साथ यह ताजा आदेश आए हैं गुरुवार से, जहां 12 जनवरी तक यह आदेश जो है वह लागू रहेंगे। तो सरकार ने मॉल, दुकानों को 1 घंटा अधिक खोलने की मोहलत देने का निर्णय व्यापारियों के विरोध के मद्देनजर लिया। हालांकि मॉल और ये सब 5 बजे तक ही रहने वाले थे लागू, बंद कर दिए जाते 12 से, माफ कीजिएगा, सुबह 11 से 5 बजे तक की अनुमति थी, लेकिन अब जो है इस अवधि को बढ़ाकर 6 बजे कर दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर पंजाब बीजेपी की एक बैठक हुई है। यह बैठक अपने आप में बेहद मायने रखती है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, पंजाब बीजेपी की यह बैठक हुई है। आगामी चुनावों के लिए इस बैठक में रणनीति तैयार की गई है। बैठक के बाद संजय शर्मा का बयान भी सामने आया है। बीजेपी के पंजाब चुनाव प्रभारी हैं संजय शर्मा, और हरियाणा के 82 कार्यकर्ताओं की यह बड़ी बैठक हुई। अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण, चुनावों से ठीक पहले यह बैठक हुई।
तमाम निर्णय जो है, आगे की रणनीति किस तरह से तैयार करनी है, किस तरह से तमाम लोगों तक जो है अब तक के किए गए कामों को पहुंचाना है। 30 विधानसभाओं का संभालेंगे प्रचार। हरियाणा के 82 जिलों के जो अधिकारी है, प्रभारी है, वहां पर उस बैठक में पहुंचे। पंजाब बीजेपी की यह बैठक हुई। आगामी चुनावों के लिए इस बैठक में रणनीति तैयार की गई। तो ऐसे में 30 विधानसभाओं में संभालेंगे प्रचार का कार्यभार। हरियाणा के 82 कार्यकर्ताओं की यह बड़ी बैठक अपने आप में हुई है, जहां पर यह बैठक हुई। ऐसे में अब विधानसभा चुनावों में बेहद कम समय बाकी है, तो चुनावों के मद्देनजर यह बैठक की गई। बैठक में अभी जिस भी तरह की चूक पाई जा रही थी, क्षेत्रों में या कोई भी कमी पाई जा रही थी, उसे देखते हुए तमाम नियम जो है, निर्देश जारी किए गए हैं। तमाम आला अधिकारी वहां पर मौजूद थे इस बैठक में। तो ऐसे में बीजेपी के बड़े नेता भी इस बैठक में मौजूद रहे और साथ ही साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता इस बैठक में पहुंचे कि किस तरह से आम जन तक, जन जन तक अब तक के किए गए कार्यों को पहुंचाना है। साथ ही साथ अब विधानसभा चुनाव में किस तरह से प्रचार का कार्यभार संभाला जाएगा। देखिए, क्योंकि अपने आप में जो है ये बड़ी बैठक इसलिए भी मानी जा रही है क्योंकि हाल ही में जिस तरह की घटना पीएम मोदी की रैली के दौरान हुई, उसे देखते हुए भी यह बैठक अपने आप में कई मायने रखती है। तो माना जा सकता है कि किस तरह तक जन जन तक तमाम चीजें पहुंचाई जाए, इसके मद्देनजर भी यह बैठक हो सकती है। आगामी चुनावों के लिए इस बैठक में रणनीति बनाई गई है और किस तरह से हर क्षेत्र में किस तरह की कमान जो है वह संभाली जाए, जन जन तक पहुंचाए जाए अभी तक के किए गए कार्यों को, इस पर जो है चर्चा होनी बेहद महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि चुनावों में अब कुछ ही समय बाकी रह गया है। पंजाब चुनाव में बनाए गए हैं प्रवासी प्रभारी संजय, और ऐसे में अब वह इस बात की पूरी कमान संभालेंगे और साथ ही साथ ये बैठक अपने आप में कई मायने रखती है। आगामी चुनावों में बेहद कम समय बाकी है और ऐसे में ये तमाम जो कार्यकर्ता है इस दौरान बैठक में पहुंचे और हरियाणा के 82 कार्यकर्ताओं की बड़ी जिम्मेदारी जो है इसमें बांटी गई। साथ ही साथ कार्यकर्ताओं को यह समझाया गया कि किस तरह से अब आगामी चुनावों के लिए तैयारी करनी है, किस तरह से जन जन तक पहुंचना है। साथ ही साथ अब कहां पर क्या चूक रह गई है, इस पर भी जो है बीजेपी बेहद खास नजर बनाए हुए है। और ये बैठक अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि अब बेहद कम समय बाकी है विधानसभा चुनावों को देखते हुए और ऐसे में विधानसभा में प्रचार किस तरह से संभालना है, प्रचार प्रसार को जन जन तक कैसे आखिर पहुंचानी है चीजें, क्योंकि कई ऐसी चीजें हैं जहां पर कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट भी जो है वह लोगों में देखने को मिला है। चाहे वे किसान आंदोलन हो या अभी हाल ही में हुई पीएम की रैली की बात की जाए, तो इन चीजों को किस तरह से जनता के बीच रखना है, इसको लेकर यह बैठक अपने आप में बेहद अहम रही है। तो ऐसे में ये बेहद अहम बैठक हुई। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर यमुनानगर से है, जहां लगातार बढ़ते कोरोना और ओमिक्रॉन को देखते हुए यमुनानगर जिला को भी रेड जोन में शामिल कर लिया गया है, जिसके बाद यहां कई तरह की पाबंदियां लागू कर दी गई है। आपको बता दें कि यमुनानगर के बाजार और मॉल अब 6 बजे के बाद बंद रहेंगे, तो वही रेस्टोरेंट और बार सहित अन्य संस्थानों पर 50% से ज्यादा हाजिरी नहीं हो सकेगी। सरकारी संस्थानों और निजी संस्थानों में 50% हाजिरी हो सकेगी। वहीं यमुनानगर के उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने बताया कि यमुनानगर भी रेड जोन में शामिल कर लिया गया है, जिसके चलते कई तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं। उन्होंने बताया कि इन पाबंदियों को सख्ती से पालन किया जाएगा। तो अब यमुनानगर को भी रेड जोन में शामिल कर लिया गया है। ऐसे में तमाम निर्देश जो है वह आला अधिकारियों द्वारा जारी किए गए हैं, जिसके तहत अब रेस्टोरेंट और बार सहित अन्य संस्थानों पर 50% से ज्यादा हाजिरी नहीं हो सकेगी, यानी कि 50% क्षमता जो है वह रखी गई है रेस्टोरेंट्स और बार की। साथ ही साथ आपको बता दें कि सरकारी संस्थानों और निजी संस्थानों में भी इस बात को जारी किया गया है, जहां पर 50% की हाजिरी महामारी अलर्ट के ऑर्डर आ रखे हैं, जिसमें यमुनानगर जिले को ग्रुप ए कैटेगरी ऑफ जिलों में रखा गया है, जहाँ पे केसेस हाल फिलहाल में बढ़े हैं। इसके अंतर्गत नई पाबंदियाँ जो है जिले यमुनानगर में लगाई गई हैं, जिसमें सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्सेस जो है
आगामी आदेश तक बंद रहेंगे। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस, स्टेडियम, स्विमिंग पूल भी जो है आगामी आदेश तक बंद रहेंगे। पर अगर ट्रेनिंग पर्पस के लिए नेशनल इंटरनेशनल खिलाड़ी जो है उसको यूज़ कर सकते हैं। एंटरटेनमेंट पार्क वगैरह भी अभी बंद है। ऑफिसेज जो हैं, जो एक्सेप्ट फॉर एसेंशियल सर्विसेज जो हैं वो 50% कैपेसिटी पे चलेंगे, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। हाई पावर लैंड परचेस कमेटी की बैठक है, तो इस बैठक में कई निर्णायक फैसले लिए जा सकते हैं। चंडीगढ़ से इस बात की पुष्टि हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर, वीसी के जरिए सीएम ने ली जिला उपायुक्तों की बैठक। बाईपास के निर्माण के लिए जमीन खरीद को मंजूरी मिली है। तो ऐसे में इस वक्त की अब बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हाई पावर लैंड परचेज कमेटी की यह बैठक हुई है। सीएम ने की बैठक की अध्यक्षता, सीएम ने खुद इस बैठक की अध्यक्षता की है। और ऐसे में बैठक में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी मौजूद रहे हैं। 60.66 एकड़ जमीन पर यह मंजूरी मिली है। तो इस वक्त की अब बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर इस बैठक की अध्यक्षता खुद सीएम मनोहर लाल ने की है। तो इस वक्त की अब बड़ी खबर चंडीगढ़ से सामने आई है, जहां पर हाई पावर लैंड परचेज की कमेटी की यह बैठक हुई है। और ऐसे में पटियाला सड़क तक बनेगा यह बाईपास। बैठक में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी मौजूद रहे। तो परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा भी इस बैठक में मौजूद रहे, जहां पर यह निर्णायक फैसला लिया गया। हाई पावर लैंड परचेज कमेटी की बैठक हुई। भू मालिकों की सहमति से जमीन खरीद को मंजूरी मिली है। इस वक्त की यह बड़ी खबर, बेहद बड़ी खबर। हर खबर हरियाणा की स्क्रीन से। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता रवि चंदेल जुड़ चुके हैं चंडीगढ़ से। रवि, क्या कुछ जानकारी, किस तरह से अपने आप में बेहद बड़ी बैठक है यह मानी जा रही है और इतनी बड़ी मंजूरी जो है अब मिली है? जी बिल्कुल, आज जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और संबंधित विभागों के मंत्रियों द्वारा जो है वो वर्चुअल तरीके से संबंधित जिला अधिकारी, जिला उपायुक्तों के साथ बैठक ली गई। इस बैठक के अंदर जो है हाई पावर लैंड परचेज कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक में काफी लंबे समय से कैथल के चीका रोड से, चीका सिटी से लेकर पटियाला बाईपास रोड के निर्माण कार्य लंबित था, उसको लेकर आज फाइनली जो है मंजूरी मिल चुकी। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से भू मालिकों ने स्वयं जो है सामने आकर जो है भूमि को जो है सरकार के समक्ष रखा है, तो उसको जो है तुरंत प्रभाव से इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। और इसमें बता दूं आपको कि लगभग 28.51 करोड़ रुपयों की लागत से चीका सिटी से लेकर पटियाला बाईपास रोड तक जो है ये रोड बाईपास बनाया जा रहा है। जी, ऐसे में ये बेहद लंबा बाईपास बनने वाला है और मंजूरी मिली है सरकार द्वारा। क्या कुछ और जानकारी है आपके पास इस पूरे मामले पर? जी, लगभग जो है 60.66 एकड़ भूमि जो है वो सरकार द्वारा जो है वो लागत जो है वो 28.51 करोड़ रुपए जो है वो बनती है। और इसके बनने से जो है ट्रैफिक व्यवस्था जो है वो काफी ज्यादा जो ट्रैफिक की समस्याएं थी वो सुलझेगी। और इसको लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल काफी पॉजिटिव वे में उन्होंने कहा कि अब जब भूमि जो है वो सरकार द्वारा खरीदने का ऐलान कर दिया गया है, तो इसके ऊपर वो जो है संबंधित जिला अधिकारी जो है तुरंत प्रभाव से कार्रवाई शुरू करें और सड़क निर्माण का कार्य जो है वो शुरू किया जाए। देखिए, अपने आप में खास बात यह भी रही कि भू मालिकों की सहमति जो है इसमें मिली है, खरीद को मंजूरी मिली है, तो अपने आप में ये अहम और खास बात भी रही है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से अगर डीपी कुछ परियोजनाओं की बात करें, सड़क निर्माण के कार्यों की बात करें, तो काफी लंबे समय से जो भू मालिक थे वो अपनी कुछ मांगों को लेकर जो या फिर उचित जो राशि है उसको न मिलने को लेकर काफी नाखुश दिखाई देते थे। लेकिन इस बार जो है वो सरकार जो पूर्ण रूप से जो है वो उनको बाकायदा उनको भी मीटिंग का हिस्सा बनाया गया और मीटिंग के अंदर जो है उनसे भी बातचीत हुई। और इस बातचीत के अंतर्गत जिस तरीके से भू मालिकों ने जो है वो सकारात्मक रूप दिखाया, उन्होंने भी हामी भरी है और अब जो है जल्द ही ये सड़क जो है बनकर तैयार हो जाएगी। जी, ऐसे में स्थानीय लोगों का, वहाँ के लोगों का क्या कुछ कहना है, किस तरह से खुशी की लहर देखी जा रही है वहाँ पर?
जी बिल्कुल, जिस तरीके से अब जब इस योजना को जो है वो हरी झंडी मिल चुकी है, तो स्थानीय लोगों में सबसे पहले तो उन भूमालिकों के चेहरे जो है खिलखिला उठे हैं, जिनकी भूमि जो है वो अब सरकार खरीदने वाली है, और साथ ही साथ स्थानीय लोगों को इससे बहुत फायदा पहुंचने वाला है। जिस तरीके से काफी लंबे समय जो ट्रैफिक की व्यवस्था थी, ट्रैफिक को लेकर काफी ज्यादा परेशानियों का सामना जो था वो स्थानीय लोगों को करना पड़ता, तो अब ये मेन का जल्द ही जो है निपटारा होने जाएगा जी, जो है इस साल के। जी बहुत बहुत शुक्रिया रवि आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बाईपास के निर्माण के लिए जमीन खरीद की मंजूरी मिल गई है। बाईपास निर्माण के लिए जमीन खरीद को मंजूरी मिली है। बैठक में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी मौजूद रहे और इस बैठक की अध्यक्षता खुद सीएम मनोहर लाल ने की है। तो ऐसे में खुशी की बात यह भी है कि अब लंबे समय से जो ट्रैफिक की समस्या थी उससे निजात मिलेगा, और अपने आप में खास बात यह भी है कि भूमालिकों द्वारा जो है अपने आप से इस पूरे मामले पर सहमति बनी है। और ऐसे में इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और करनाल में ओमिक्रॉन के लगातार मामले बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर सरकार ने करनाल समेत बाकी 11 जिलों में रेड जोन घोषित कर दिया है। बता दें कि बाजार शाम 6 बजे से 5 बजे तक बंद रहेंगे। साथ ही कोई भी मेला और एग्जीबिशन शहर में नहीं लगेगा। कोरोना को लेकर सरकार पूरी तरह सख्ताई बरतती हुई नजर आ रही है। वहीं व्यापारियों का कहना है कि इसका असर मार्केट पर पड़ेगा और लोग भी कम नजर आएंगे और बाजार में भी भीड़ कम हो जाएगी। करनाल जिले में कुछ कोरोना केसेस को देखते हुए कल 5 जनवरी को कुछ और गाइडलाइंस जारी की गई है, जिसके अनुसार शाम 6 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कुछ रेस्ट्रिक्शंस और लगाई गई है। शाम को 6 बजे के बाद में केवल जो इसेंशियल सप्लाईज की सर्विसेज है, जैसे मेडिकल, मिल्क, यही खुली रह सकती है दुकानें। इसके अलावा जो दुकानें हैं वो बंद रहेगी। साथ ही पार्क्स वगैरह, जो एंटरटेनमेंट हॉल्स है, सिनेमा हॉल्स है, ये इत्यादि भी बंद रहेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है रेवाड़ी से, हम आपको बता रहे हैं। रेवाड़ी से इस वक्त की बड़ी खबर, गांव रतनथल का लाल हुआ शहीद। लाल लद्दाख में हुए ब्लास्ट में हुआ शहीद। बंकर में सिगड़ी फटने की वजह से हुआ था यह हादसा। सूबेदार मेजर के पद पर तैनात जवान शमशेर कल पैतृक गांव पहुंचेगा उनका शव। तो इस वक्त की बड़ी खबर, गांव रतनथल का लाल हुआ शहीद। लेह लद्दाख में हुए ब्लास्ट में यह हादसा हुआ है, जहां पर इस वक्त की अब बड़ी खबर, कल पैतृक गांव पहुंचेगा शहीद का शव। और ऐसे में इस वक्त की अब बड़ी खबर, गांव रतनथल का लाल शहीद हो गया। लेह लद्दाख में हुए ब्लास्ट में यह बुरी खबर सामने आई है, जहां पर भारत ने एक और जवान को खो दिया इस ब्लास्ट में। तो इस वक्त की यह बड़ी खबर, जहां पर भारत का एक और लाल शहीद हो गया है। प्रदेश में ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। इसी को लेकर डॉक्टर सुशील कटारिया का बयान भी आया है। डॉक्टर सुशील कटारिया ने कहा कि कोरोना और ओमिक्रॉन का बढ़ता संक्रमण तीसरी लहर की निशानी है और आने वाला समय बेहद चिंताजनक है। साथ ही डॉक्टर सुशील कटारिया ने लोगों से अपील की कि वैक्सीनेशन जरूर करवाएं।
फतेहाबाद में तेजी से कोरोना फैलने के बावजूद भी अभी तक फतेहाबाद की जनता जागरूक नहीं हुई है। किसी प्रकार के भी सोशल डिस्टेंस नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। वहीं दुकानदारों का कहना है कि जिला प्रशासन सिर्फ दुकानदारों के चालान ही काट रहा है। आपको बता दें कि आज जिले में कोरोना संक्रमण के 8 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना संक्रमण के 4 मामले फतेहाबाद में, 2 टोहाना और भूना में एक मामला सामने आया है। जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या भी बढ़कर 21 हो गई है। कोरोना की तीसरी लहर यानी ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए प्रदेश सरकार द्वारा सख्त कदम उठाए गए थे। प्रदेश सरकार ने आदेश जारी किए थे कि 1 जनवरी से कोई भी व्यक्ति कोरोना की दोनों डोज या बिना मास्क के निजी कार्य से बाहर नहीं निकल सकता। लेकिन फतेहाबाद की बात की जाए तो यहाँ बाजारों में काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही है। लोग जो बिना मास्क के यहाँ बाजारों में घूम रहे हैं, इसको लेकर जिला प्रशासन लगातार जो सख्त भी नजर आया था। डीसी द्वारा यहाँ फसलों अभियान भी चलाया गया था। जो लोग बिना मास्क के बाजारों में घूम रहे थे उनके चालान भी काटे गए थे। वहीं अधिकारियों का आदेश दिए गए थे कि कोई भी व्यक्ति अपने निजी कार्य से घर से बाहर निकलता है तो कोरोना की दोनों डोज उसे लगी होनी चाहिए और बिना मास्क के वो बाजार में नहीं जाएंगे। लेकिन यहाँ फतेहाबाद की बात की जाए तो यहाँ बाजारों में खासा भीड़ देखने को मिल रही है। लोग किसी प्रकार की सोशल डिस्टेंसिंग का जो नियम है उनके पालन नहीं कर रहे और बाजारों में लोग जो निजी कार्यों से बाहर जो निकल रहे हैं बिना मास्क के लोग यहाँ बाजारों में घूमते हुए नजर आ रहे हैं। इसको लेकर पुलिस प्रशासन को भी आदेश दिए गए थे कि लोगों पर निगरानी रखें और जो लोग बिना मास्क के बाजारों में आ रहे हैं उनके चालान काटे जाएं। लेकिन फतेहाबाद जिले की बात की जाए तो फतेहाबाद में जो बाजारों में लोग बिना मास्क के घूमते हुए नजर आ रहे हैं, इसको लेकर कुछ दुकानदार भी हमारे साथ हैं। उनसे भी हम पूछना चाहिए कि जो जिला प्रशासन द्वारा जो अभियान चलाया गया था किस प्रकार के आदेश दिए गए थे। ये दुकानदार है, बताएंगे कि जो कोरोना को लेकर आपको क्या गाइडलाइन द्वारा दी गई है? हमें अभी गाइडलाइन कोई नहीं दी है। ये गाइडलाइन दी है क्या मास्क डाल के बैठो, स्कूल के बारे मास्क डाल के रखे, तो मास्क डाल के आने देते हैं। हमें प्रशासन की एक बात गलत लगी है, जो दुकानदारों के अंदर बढ़ के दुकानदार कोई नहीं करता। सुबह प्रशासन अपनी गाड़ी लेके आ जाता है, फिर सरकार के बनाने हम कर रहे हैं, दुकानदारों के चलान काटने जा रहे हैं। गलत है। हम ये कहते हैं प्रशासन को अपने हाथ से मास्क दुकानदार को दे के जाओ, गलत करके जाओ, आपके काम नहीं जागरूक करो। आगे 5 बजे 9 बजे 10 बजे चलान काटिए दुकानदार आके प्रदेश सरकार आदेश जारी किए गए। इसके बाद जिला प्रशासन अपील कर रहा है कि जो कोरोना की तीसरी जो महामारी आ रही है उससे बचने के लिए ही ये जो आदेश जारी किए गए, लेकिन लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे। उसको लेकर जो प्रशासन सख्त प्लान कर रहा है, तो आपको लगता नहीं है कि लोगों को नियम का पालन हम कर रहे हैं दुकानदार, पर पहले प्रशासन को दुकानदारों को अलर्ट ये नहीं है आते ही दुकान काट दो, ये नहीं है। आते ही मतलब उनको प्रशासन को ये कहना चाहिए हाँ जी आज आप मास्क हम लेके जा रहे हैं, जैसे कल से नहीं डालोगे चलान काटा जाए। ये नहीं है आते ही पहले चलान काट दो। उस चलान की वजह से कल एक दुकानदार की बहस भी हुई थी, हमें बहुत बुरा लगा। दुकानदार जिनका कहना है कि जो जिला प्रशासन द्वारा जो अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन जो सुबह दुकानदार जिसका दुकान खोलते हैं तो जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पहुंचकर सुबह आके इनका चलान काटते हैं। ऐसे में दुकानदारों ने जिला प्रशासन से अपील की है कि जो आम लोग जो बाजारों में आ रहे हैं सरकार या जिला प्रशासन है उन्हें जागरूक करें ताकि कोरोना जैसी महामारी न फैले। आप देख सकते हैं कि बाजार में जो लोग बिना मास्क के बिल्कुल आ रहे हैं और किसी तरह का यहाँ नियमों का पालन जो नहीं किया जा रहा। जिला प्रशासन लगातार अपील कर रहा है। फतेहाबाद जिले की बात की जाए तो कल भी 8 जो कोरोना के मामले सामने आए थे और अब तक जो फतेहाबाद में 21 कोरोना के एक्टिव केस हैं और इसको लेकर जो स्वास्थ्य विभाग है वो भी अलर्ट हो चुका है। हर जगह स्वास्थ्य विभाग की टीमें आई हुई है। जो जिन लोगों को कोरोना वैक्सीन नहीं लगी उन्हें वैक्सीन लगाने का काम भी जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया जा रहा है और घर घर जाके भी जो है स्वास्थ्य विभाग की टीमें जो लोगों को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगाने का काम कर रही है। बता दें कि फतेहाबाद जिले में 7 लाख से अधिक जो लोगों की आबादी है और अब तक जो सिर्फ 6 लाख लोगों को ही कोरोना की पहली डोज लग पाई है। जो टारगेट है 1 लाख लोगों को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगाने का, उसको लेकर स्वास्थ्य विभाग भी जो अलर्ट है और हर जगह बाजार में या घर घर जाके जो स्वास्थ्य विभाग की टीमें हैं जो लोगों को कोरोना वैक्सीन लगा रही है। क्योंकि जो तीसरी लहर जो है उससे बचने के लिए प्रदेश सरकार जो बिल्कुल अलर्ट मोड पर है। इसी को लेकर जो आदेश भी जारी प्रदेश सरकार द्वारा किए गए हैं कि लोग जो घरों से निजी कार्य के लिए बाहर निकलते हैं वो कोरोना की दोनों डोज लगी हो और मास्क लगाकर ही लगे। और वहीं जो दुकानदारों को आदेश भी जारी किए गए हैं कि बिना मास्क के जो लोग दुकानों में आ रहे हैं उन्हें जागरूक करें और बिना मास्क के अंदर कोई भी खाद्य सामग्री ना दें। अब देखना होगा कि जो जिला प्रशासन लगातार अपील कर रहा है इसका असर फतेहाबाद की जनता पर कितना हो पाता है। हर खबर के लिए फतेहाबाद से रमेश कुमार की रिपोर्ट। तो ऐसे में जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, सावधानी बरतना बेहद जरूरी है ताकि आप खुद सुरक्षित रहिए, साथ ही साथ अपने सगे संबंधियों को भी सुरक्षित रखिए।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हर खबर हरियाणा के साथ। नमस्कार।